हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए बैच में, जो आप लोग उत्साहपूर्वक इसको पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ऐसी कंडीशन में हैं और मतलब आप सभी लोग ऐसा सोच करके आए हैं कि सर पूरी जी जान लगा देंगे और इस एक साल में जो आगे की एक से 1.5 साल की जो भी ये जर्नी है, इस 1 से 1.5 साल में हम इस पूरे 1 से 1.5 साल की इस जर्नी में हम क्या करने वाले हैं, आपका जो भी सिलेबस है, वो जो भी रिवीजन है, वो जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है A to Z, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूँ इससे पहले सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और मेरा नाम ओम द्विवेदी है। इस इंस्टीट्यूट में मैं 4 विषय पढ़ाता हूँ। एक ज्योग्राफी, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी और चौथा करंट अफेयर। ठीक है, आपका मैंने अभी ब्रोशर देखा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके बैच में कौन कौन से विषय लूँगा। आपके बैच में मैं ये दोनों विषय लूँगा, इंटरनल सिक्योरिटी भी लूँगा, ये तीनों विषय लूँगा, इंटरनल सिक्योरिटी भी लूँगा, एनवायरनमेंट भी लूँगा और करंट अफेयर भी लूँगा। ठीक है, तो ये तो जब इनका नंबर आएगा तब पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है करंट अफेयर, ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रेगुलर मिलेंगे, डेली मिलेंगे, वो भी 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक लाइव। ठीक है, 4 से 5 हम लाइव डेली बेसिस पर मिलेंगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे बारे में हैं और अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इस क्लास में, इस ओरिएंटेशन की जो ये क्लास है, इसमें एजेंडा क्या है और आज मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस ओरिएंटेशन क्लास का मेन एजेंडा ये है कि भाई अगला जो 1 साल है आने वाला 1 से 1.5 साल, जब तक आप हमारे साथ हैं, इसमें हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या क्या हमारी तरफ से आपको मिलेगा, है ना? क्योंकि बाकी सब तो आप लोगों, मैं आशा करता हूँ कि ब्रोशर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये PDF आपको मिलता है एडमिशन लेने से पहले, वो आप सब ने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा हो, ऐसा भी कोई बच्चा मौजूद है जिसने नहीं पढ़ा है, वो उसको पढ़ जरूर ले। ठीक है, उसको पढ़ जरूर ले। तो जो ब्राउशर है उसको ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो आपके ब्राउशर में आपने जिस भी पोर्शन में एडमिशन लिया है ना, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, है ना? वो ही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपकी जैसी ब्राउशर में मेंशन्ड है। अब उन चीज़ों को आप कैसे अवेल करेंगे, आप किस तरीके से उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हमारी तरफ से आपको क्या क्या मिलेंगी, इनमें सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इसके एम के बारे में बात करूं कि भाई हम मिले किस लिए हैं, हम सबका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। हम सबका जो मुख्य उद्देश्य है वो है UPSC, है ना? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2026 में देंगे, है ना? 2026 में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग 2026 में देने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग 2026 में देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 27 में देंगे, जो 28 में देंगे, आगे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि मुझे पहले संख्या जाननी है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2026 में देने वाले हैं एग्जाम, मतलब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि 26 में देने वाले हैं, बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, 26, 27, ठीक, 27 वाले भी हैं। ठीक, चलिए बस मतलब मैं समझ गया, लगभग 50-50 का आंकड़ा है,
है ना। 50% लोग ऐसे हैं जो 26 में देने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 27, और कुछ ऐसे भी हैं जो 29 भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। 26 के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को अपनी कमर कस के रखना है। रीजन क्या है कि भाई इनके लिए अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब समय आपके पास नहीं बचा है। मेन जो आप लड़ाई लड़ेंगे वो कब तक लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो मेन लड़ाई होगी वो आपकी होगी, अभी आपका फैब चल रहा है, फैब से लेकर के आप दिसंबर तक जो पढ़ेंगे, या जनवरी 2027 ले लीजिए, जनवरी 2027 ले लीजिए, सॉरी 2026, ठीक है, जनवरी 2026 ले लीजिए। तो जनवरी फैब 2025 से जनवरी 2026 पूरा लगभग 1 साल है, और इस पूरे 1 साल में ये वो पीरियड होगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो आप फोकस करेंगे इस पीरियड के दौरान वो होगा आपका फाउंडेशन, है ना, या मैं कह दूं बेसिक, या सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और साथ में सिलेबस के साथ आपको जो उसके बाद रिक्वायरमेंट होगी वो होगी, साथ में ही आपको एक चीज और करनी होगी जिसका नाम है रिवीजन। ठीक है, आप साथ में ही रिवीजन भी करेंगे, साथ में ही रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अपना बेसिक है जो उसको पहले तैयार करेंगे, हम करवाएंगे आपका बेसिक भी तैयार, और साथ में एक एक करके सारे सब्जेक्ट आपके खत्म होते जाएंगे, और साथ साथ ही आप रिवाइज करेंगे, साथ साथ ही आप रिवाइज भी करेंगे, ताकि वो सब्जेक्ट जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो कंठस्थ होता चला जाए। ठीक है, वो कंठस्थ होता चला जाए। तो सबसे पहले तो बेसिक वाली बात रही, उसके बाद आपसे मैं रिवीजन को लेकर के यहाँ पर आग्रह करूंगा कि भाई रिवीजन इसका है जो वो डेली बेसिस पर आपको करना है, डेली, है ना, डेली बेसिस पर आपको उसको रिवीजन करना है, तभी वो चीज़ें रिटेन रहेंगी, तभी वो चीज़ें याद रहेंगी। आप जानते भी हैं कि सर रिवीजन का एक तरीका बचपन से, ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बात बताई है मैंने, बचपन से ये सब आप करते आए हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते हैं, और बचपन से आप लोग रिवाइज भी करते हैं, और ये बात भी आप जानते हैं कि ऐसा रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इस लिहाज से रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इस रिवीजन क्लास में, मतलब रिवीजन क्लास नहीं, रिवीजन तो आपके बेसिस पर होगा, और रिवीजन कोशिश करेंगे 2 बार कर लें, है ना, 2 बार कर लें। अगर आप 2 बार इसका किसी भी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो वो क्या है, आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ठीक, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बेसिक आप सिलेबस कंप्लीट करिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, है ना, बस क्लास नोट्स, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो बेसिक कंप्लीट करेंगे हम, रिवीजन आप करेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज़ आप क्या है, आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे। और चौथी चीज है आपकी एमसीक्यूज, इस पर फोकस करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अभी फिलहाल आपको बस इतना ही करना है। जो एमसीक्यूज हैं ये आपको डेली बेसिस पर अपने ही अकॉर्डिंग, है ना, मतलब 10-10, 20-20 आपको लगाने हैं, 10 से 20 एमसीक्यूज डेली लगाने हैं। कब तक, जनवरी के महीने तक। आंसर राइटिंग आपको डेली 1 से 2 आंसर लिखना है, डेली 1 से 2 उत्तर लिखेंगे डेली। ठीक है, डेली आप 1 से 2 उत्तर लिखेंगे, और रिवीजन वैसे भी आप डेली करेंगे, एमसीक्यूज भी 10 से 20 आप लगाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पर अपलोड भी होते हैं एमसीक्यूज, आप ऐप में देखेंगे तो अपलोड भी होते हैं, तो वहां से आपको कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गत वर्षों के प्रश्न पत्र, इनको भी आप साथ साथ फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक करके आता हूँ, मैं आता हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि सर सबसे ज्यादा जो है वो आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस के बारे में आपको बोलूं तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस है वो एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चलेगा, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे आज आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं वैसे ही डेली बेसिस पर हम जुड़ा करेंगे, और डेली बेसिस पर हम एक एक करके सब्जेक्ट करेंगे। हम का मतलब है यहाँ पर कि हर जिस टीचर का पोर्शन चल रहा होगा वो टीचर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर वहां से चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज है जो वो आपको पाठ्यक्रम खत्म कराया जाएगा।
और जब ये कराया जाएगा तो कैसे कराया जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि इसके लिए आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास जो है वो मिलेगी। जैसे कि अभी आपको लाइव क्लास मिली और लाइव क्लास में लिख दिया गया कि भाई ये ओरिएंटेशन क्लास है, तो आपको पहले से पता था कि आपका ओरिएंटेशन होने वाला है आज के समय, ठीक है। तो वैसे ही क्या क्लास, कौन सी ये लाइव क्लास, कौन सी लाइव क्लास, कौन सी लाइव क्लास कब होगी, ये सारी जानकारी आपको मंडे मॉर्निंग हो जाएगी। हर सप्ताह में मंडे में एक जो शेड्यूल है वो अपलोड किया जाता है, और वो जो शेड्यूल अपलोड किया जाता है उस शेड्यूल में पूरी मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब कौन कौन से विषय की क्लासेस लगेंगी और उसमें क्या क्या पढ़ाने जाएगा, मोटा मोटा है ना, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई सब्जेक्ट ले रहा हूँ और मैंने अपना शेड्यूल दे दिया कि भाई एक हफ्ते का शेड्यूल ये है कि मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे निकले कि जिन्होंने पूछ लिया कि सर ये भी पढ़ाइए, साथ में सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ाइए, तो उसकी वजह से हो सकता है जो मैं आज खत्म करने वाला था वो मैं ना खत्म कर पाऊँ, तो मैं अगले दिन खत्म करूंगा, तो यहाँ वाला है जो और नीचे सरक जाएगा, उसका वाला और नीचे सरक जाएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपको जो ध्यान रखना है वो एक ये है कि मोटा मोटा आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि भाई मंडे से लेकर के सैटरडे तक मेरी क्या क्या क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से। तो यहाँ पर ही मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि मंडे टू सैटरडे जो एक क्लास रेगुलर होगी, मंडे टू सैटरडे जो रेगुलर क्लास होगी वो है आपकी करंट अफेयर्स प्रोग्राम की क्लास, ठीक है। ये क्लास है जो वो रेगुलर होगी, और इसके अलावा एक क्लास है जो वो आपको और मिलेगी किसी सब्जेक्ट की। जैसे कि सबसे पहले आपका ज्योग्राफी शुरू होगा, तो ज्योग्राफी की क्लास है जो वो डेली बेसिस पर आपको मिलेगी, ठीक है। जब भी एक क्लास नहीं है, मान लीजिए कि हफ्ते में किसी दिन टीचर को छुट्टी जाना है ना, या कुछ अर्जेंट बात एक अलग है कि कुछ अर्जेंसी आ गई जिसकी वजह से अचानक से कुछ ऐसा हुआ, तो वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है तो इस शेड्यूल में, ये जो शेड्यूल दिया जाता है मंडे टू सैटरडे तक का, उसमें लिखा होगा कि भाई इस दिन क्लास है, इस दिन क्लास नहीं है, हर एक चीज उसमें मेंशन्ड होगी, ठीक है। तो ये दो क्लासेस अभी आपकी फिलहाल चलेंगी, है ना। फिलहाल आप करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली, मतलब जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, जीएस की बात कर रहा हूँ। तो जीएस में दो चीजें चलेंगी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम और आपका ज्योग्राफी डेली बेसिस पर होगा, है ना। इसके अलावा एक और क्लास आपको मिलती है सी सेट की क्लास। सी सेट की क्लास भी डेली बेसिस पर मिलेगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो ये तो रहा कि आपको किस तरीके से क्या क्या मिलेगा। अब क्लास के भीतर घुसते हैं थोड़ा। तो क्लास के जब आप अंदर जाएंगे तो क्लास के अंदर आपको, जैसे मैं लूंगा करंट अफेयर्स प्रोग्राम, है ना, और ज्योग्राफी जो भी टीचर लेंगे वो आपको क्लास पढ़ाएंगे। यहाँ पर चैट बॉक्स में आपके पास ऑप्शन होता है लिखने का, है ना। तो आप अपने डाउट पर भी मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। आपको जो भी डाउट होगा वो सभी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, लिखकर पूछ सकते हैं, लिखकर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने अपने डाउट्स लिख लीजिए। ये टीचर का अपना तरीका होगा। कुछ टीचर हैं जो वो अलाउ करते हैं आपको कि भाई पूरे टाइम लिखते रहो आप साथ साथ अपने डाउट, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते ही आपको कुछ डाउट आया आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि कुछ टीचर कहते हैं कि भाई लिखते चलो। कुछ टीचर ये कहेंगे कि नहीं, अभी आपको कोई डाउट नहीं पूछना है, जो भी डाउट है वो आप अपने कॉपी पे साइड में लिखते चलिए, और जब मैं कहूंगा कि बताइए अपने डाउट तब आप पूछिएगा, जब मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। ऐसे कुछ टॉपिक पर डिपेंड करता है, ये भी होता है। कई बार होता है कि आपका जो डाउट है वो उस प्रकृति का होता है जो अपने आप ही आने वाले समय में जैसे जैसे सिलेबस, जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ेगी आपका डाउट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, लेकिन अभी आपके को नहीं पता कि वो सॉल्व होने वाला है, तो इसलिए आप पूछते रहोगे बार बार, ठीक है। तो इसलिए कई बार टीचर ऐसा भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। कुछ कहते हैं कि भाई हर 20 मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद मैं आपको मौका दूंगा कि भाई पूछ लो, ठीक है। तो आप पूछ लीजिएगा उस वक्त, ठीक है। या कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि जब मैं क्लास एंड करूंगा तो 3 घंटे की इस कक्षा में जो लाइव क्लास है इसका टाइम, ये 3 घंटे की होगी आपकी, ठीक है। 3 घंटे की इस क्लास में 2.5 घंटे मैं पढ़ाऊंगा और बचे हुए जो आधा घंटा है उसमें मैं डाउट्स लूंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। बचा हुआ आधा घंटा है जो उसमें मैं डाउट्स लूंगा लाइव क्लास में, ठीक है। तो लाइव क्लास 3 घंटे का स्लॉट है। इस 3 घंटे में 2.5 घंटे इज फॉर टीचिंग एंड हाफ आवर
एन आर इज फॉर डाउट सेशन। ठीक है, तो आप डाउट्स बताएंगे सब्जेक्ट वाइज और फिर उसके बाद इस तरीके से डाउट आप लिख करके पूछ सकते हैं। एक और ऑप्शन है, मान लीजिए आपने लिखा और टीचर को नहीं समझ में आ रहा कि आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हैंड रेस का, है ना, इस तरह से हाथ बना हुआ आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर जब हाथ बना हुआ देखेंगे तो हैंड रेस कर दीजिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हैंड रेस जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर टीचर को पता चल जाएगा कि कोई बच्चा कुछ बोल के पूछना चाहता है। तो आप ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा, है ना, अलाउ करूंगा आपको, तो फिर आपके डिवाइस में वहां पर एक पॉपअप आ जाएगा कि हाँ भाई अब आप बोल सकते हैं। तो अब आप अपनी बात बोलेंगे, है ना, तो आप अब लाइव कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे फोन पे बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही एक फोन की तरह आप कनेक्ट हो जाएंगे। और आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप फिर बोलकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बच्चे का फिर कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप बोल करके पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टीचर के साथ का समन्वय है, कुछ टीचर अलाउ भी करते हैं, कुछ टीचर नहीं भी अलाउ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि भाई जो लिख दिया आपने और टीचर ने समझ लिया, बता दिया, एंड यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, आप खुद भी सेटिस्फाइड हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इनकेस आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे कि मतलब आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, होता है कई बार कि भाई मैं जो कहना चाहता हूँ वो सर मैं बोल के तो समझा सकता हूँ, लिख के नहीं समझा सकता, तो उस केस में आप ये बात चैट बॉक्स में लिख करके भी वहां पर बोल सकते हैं कि सर मैंने हैंड रेस किया है, मेरी बात सुन के बता दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है हैंड रेस का। ठीक, तो इस तरीके से तो लाइव क्लास चलेगी। और लाइव क्लास ऐसे चलेगी डेली बेसिस पर, जैसे अभी चल रही है इस तरीके से डेली बेसिस पर होगी। और आपको क्या है, एक लिंक आएगा, मेल पर भी आएगा। और दूसरा सबसे अच्छा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पर जो भी क्लास है उसमें ऑप्शन रहता है ज्वाइन करने का, तो जब टाइम हो जाएगा तो वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपकी क्लास, जैसे सुबह 8 बजे वाली क्लास है तो आप 8 से थोड़ा पहले ही आ जाएं। कोशिश करें हमेशा कि 8 से पहले यहाँ पर मौजूद हो जाए। टीचर आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको 8 AM आपको यहाँ आ जाना है। ठीक है, 8 बजे सुबह में आपको यहाँ पर मौजूद होना है हमेशा। एक बार एक चीज और है कि जरूरी नहीं है कि क्लास के दौरान ही आपको डाउट आए, है ना, जरूरी नहीं है कि क्लास के दौरान डाउट आए। ऐसा भी हो सकता है जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका डाउट क्लास के बाद आया, क्लास के बाद। और जब आपका डाउट क्लास के बाद आएगा तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने मेंटर से पूछिए, मेंटर से पूछ लीजिए। अब ये क्या भला है, इसको भी मैं बताऊंगा, आप अपने मेंटर्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको जिस टीचर ने पढ़ाया है वो उस टीचर की जो ऑफिशियल मेल आईडी है ना, जो उनकी मेल आईडी है, आपको पूछने पर मिल जाएगी वो आईडी, मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर भेज दीजिए। या उनका एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी होगा, वहां पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, मेल का रिप्लाई, टेलीग्राम का रिप्लाई कितनी देर में आता है क्या, ये स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा टीचर की। ठीक है, ठीक है, टीचर की स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा, वो देख लेंगे, है ना। हर टीचर का अलग अलग है, कोई इसके लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि वो क्लास के दौरान तो आपको आपके लिए वचनबद्ध है, लेकिन क्लास के बाद आपका जो भी कोई ऐसा काम आता है जिसके लिए वो वचनबद्ध नहीं है, वो उनकी पूरी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, चॉइस है आपके पास, आप भेज सकते हो। और 99.9% केसेस पे टीचर बता ही देते हैं। मेंटर है जो, ये एक व्यक्ति है जो कि ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर, है ना। जो भी आप डाउट पूछेंगे, मेंटर ऑब्लिगेटरी है कि उसका उत्तर वो 24 घंटे के भीतर भीतर देना ही देना है। 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के भीतर ये आपको उत्तर देंगे ही देंगे। कारण कि बहुत सारे बच्चे एक साथ पूछ लेते हैं कई बार, तो ये है कि कई बार आपका रिप्लाई नीचे, मैसेज नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो उस केस में ये 24 घंटे का एक स्लॉट रखा गया कि भाई 24 घंटे में तो आपको देना ही देना है उनका आंसर। ठीक है, ये 24 घंटे में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि रियल टाइम में ही सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर कैसे कनेक्ट करेंगे आपको मेंटर साहब को। मेंटर जो है, मेंटर को आप फोन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटर को आप फोन के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, मेल भी कर सकते हैं इनको SMS भी कर सकते हैं आप, मेल, SMS, फोन, कुछ भी कर सकते हैं आप इनको। ठीक है, कहाँ से मिलेगा इनका मेल आईडी, फोन नंबर, SMS, व्हाट्सएप, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप।
जब आप ज्वाइन करते हैं तो विद इन 7 डेज, ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 3-4 दिन में काम हो जाए, मैक्सिमम 3 दिन में ही हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड है विद इन 7 डेज। 7 दिन के भीतर भीतर, 7 दिन के भीतर भीतर क्या होगा, एक मेंटर पर्सनली आपको एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, आपको एक मेल आएगा। कहाँ पर मेल आएगा? आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पर जो आपने हमारे इंस्टीट्यूट को दी है, उस मेल आईडी पर मेल आएगा, प्लस आपको एक मैसेज भी आएगा आपके उस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपने हमें दिया है। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर डाल दिया है, मेल आईडी है जो वो अपने फ्रेंड्स की डाल दी है, किसी और की भी डाल दी है, मतलब अपने अलावा किसी की भी अगर आपने मेल आईडी या फ़ोन नंबर हमें दिया है, तो हमें सपना तो आ नहीं रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया है, आपसे गलती से हो गया या किया है। ठीक है, तो हम तो यही मान के चलेंगे वही आपका सब कुछ है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं भेजेंगे। इन केस आपसे ऐसी गलती हुई है तो सुधरवा लीजिए। ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो उसको सुधरवा ले कि भाई उस समय मुझसे गलत हो गया था, मेरा अपडेट कर दीजिए। तो हमारे एक बार सिस्टम में अपडेट हो गया तो फिर उस केस में अपडेट अगर हो जाएगा तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मेल आईडी नई वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे महारथी जिन्होंने ये गलती कर रखी है वो इसको जरूर चेंज करवा लें। ठीक है, ये मेरी गुजारिश है आपको। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भाई मेंटर हैं जो वो आपको वहीं पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार आपका उनके साथ कनेक्शन हो जाता है तो फिर आप उनका नंबर सेव करके रखिए। वो रेगुलर बेसिस पर आपको खुद से भी फ़ोन करके आपकी प्रोग्रेस पूछते रहेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उसको पूछते रहेंगे, प्लस आप खुद भी उनको फ़ोन करके बता सकते हैं। कैसे भी आप बता दीजिए, फ़ोन किए करके, मैसेज से, व्हाट्सएप से। आप कहेंगे सर मैं इनसे किस तरह का सवाल पूछ सकता हूँ, तो देखिए एकेडमिक सवाल किसी भी तरीके का, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सवाल इनसे है जो वो पूछा जा सकता है, किसी भी विषय का पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी जनरली जो सब्जेक्ट चल रहा होता है उसी का पूछिए, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपके बैच में चल रहा है उस सब्जेक्ट का आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे, वो उसका उत्तर दे देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बाद में अराइज हुआ जब क्लास खत्म हो चुकी थी। अगर क्लास में हो जाता है तो कोशिश कीजिए क्लास में ही खत्म कर लीजिए, इन केस नहीं होता तो फिर ये ऑप्शन भी है। क्या आप इनसे कोई और सवाल भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए आईएएस की प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ करके काम नहीं होता है, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 60% मेरे हिसाब से आईएएस बनने वाले व्यक्ति को 60-40 का रेशियो समझना चाहिए। 40% तो नॉलेज है यहाँ पर बेटा, इसमें 60-40 में 40% तो ज्ञान है, नॉलेज, एंड द 60% इज, जो 60% है वो क्या है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। ये है आपका कॉन्फिडेंस। तो जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आएगा, तो वो आपका तभी आएगा जब आप सभी चीज़ों में, सभी सब्जेक्ट में आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है और आप हर चीज़ में क्या है कि आप कह सकते हैं कि सर सहज फील करेंगे। तो जब आप सहज महसूस करेंगे तो इन दैट केस आपको क्या आएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो सहजता से आएगा, हर चीज़ की सहजता, हर विषय में सहज जब आप फील करेंगे। तो सहज फील करने के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होंगी और लगातार जब आप करेंगे तभी होगा। तो देखिए सहजता को लेकर के मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मैं बता रहा था मेंटर को लेकर के कि आप कुछ और पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। तो कुछ और नहीं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है बात कि भाई जब आप मेंटर से कुछ चीज़ पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई की तो वो तो क्लियर है, लेकिन इनकेस इतनी बड़ी पढ़ाई में कई बार क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपने नहीं पढ़ पाया, 4 दिन किसी काम में लग गए, 4 दिन आप मान लीजिए बीमार पड़ गए, कहीं शादी में चले गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी आप काम करेंगे, ठीक है, जो भी आप शादी ब्याह कहीं पर भी आप गए हैं, तो 4 दिन की जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तो आपके अंदर से भूचाल आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया। और जब आपके अंदर से भूचाल आना शुरू हो जाएगा, जब आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगी इस चीज़ से कि ये क्या हो गया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। इसलिए मेंटर वहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप उनसे बात कीजिए, बताइए कि सर मुझे मेरी स्ट्रेटजी बनवा दीजिए, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये बना दीजिए और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ देता हूँ। तो वो आपकी स्ट्रेटजी बनवाने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, हर कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही जैसी स्ट्रेटजी हो। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के चलते आपका सबका अपना अपना अलग अलग शेड्यूल होगा।
है ना। सबका अपना अपना तरीका होगा, टाइम टेबल होगा पढ़ने का, तो उस टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्या क्या जो चीज़ें चल रही हैं इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें आप उसमें शामिल करें, ताकि आपका टाइम टेबल है जो वो बेहतरीन हो पाए। ठीक है, आपका जो टाइम टेबल है वो अच्छा हो पाए, इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर मेंटर की सुविधा है जो वो दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात पर, ध्यान रखें इस बात पर। ठीक है, तो ये तो रहा मेंटर की बात और डाउट मतलब क्लास के दौरान होने वाली सारी घटनाएं और उससे जुड़े हुए मेंटर की कहानी। ठीक है, कि भाई मेंटर आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइव क्लास के बारे में आपको बता दिया और आपको मैंने मेंटर के बारे में बता दिया कि भाई मेंटर हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या क्या कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं आप उनके साथ, मतलब उनसे कभी भी कैसा भी फोन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कैसा भी का मतलब कि कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसी सी मतलब आपकी जीवन से संबंधित प्रॉब्लम आपको लगता है मुझे शेयर करना चाहिए तो कर सकते हैं। आपको लगता है एकेडमिक से संबंधित बात करनी तो कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे टाइम टेबल बनवाना चाहिए तो बनवा सकते हैं। आपको लगता है स्ट्रेटजी बनवानी चाहिए तो बनवा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हर सब कुछ आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं रिवीजन वाले पार्ट पर। तो बेटा मैं अगर रिवीजन बोलता हूँ, रिवीजन, ठीक है, अब मैं रिवीजन के बारे में आपको समझाने वाला हूं। तो अगर मैं रिवीजन बोलता हूं कि रिवीजन कितनी बार करना है, कैसे करना है, तो मैंने कहा कि मिनिमम 2 टाइम तो करना ही है, 2 बार तो आपको करना ही है। 2 बार से कहने का मतलब क्या है, कोशिश करें कि जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, क्लास के खत्म होने के बाद, क्लास जैसे ही खत्म होगी तुरंत आपको क्या करना है, क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आपने तुरंत रिवाइज किया तो ये 3 घंटे की क्लास थी वो 30 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। तो एक तो ये अच्छी बात है कि आधे घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि जब क्लास शुरू हो नेक्स्ट डे, क्लास की शुरुआत में, है ना, तो जब क्लास शुरू होने वाली हो, तो जैसे आप लोगों का 8 बजे का बैच है कि भाई 8 AM पर आपको आना है, तो आप आ जाइए 7:45 पे या 7:30 पर आ जाइए। 7:30 पर आप आ जाइए और अपनी टेबल चेयर पर बैठ जाइए। हर हाल में ब्रेकफास्ट चाय वाय पी करके आप आ जाना चाहिए। मतलब आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए कि सुबह आप 7 बजे उठ गए हैं और 7:30 बजे तक तैयार होकर के टेबल चेयर पर बैठ चुके हैं। और अगर आप टेबल चेयर पर बैठ चुके हैं, 8 बजे से आपकी क्लास है, तो ये आधा घंटा फिर आपको क्या करना है, यही वाला रिवाइज करना है जो आपने कल किया था। तो मतलब एक दिन पहले की क्लास को एक बार देख लीजिए ताकि क्रम बना रहे आपका, है ना, क्रम बना रहे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देखो टोटल आपने आधा 1 घंटा दिया रिवीजन में, 1 घंटा दिया और आपने वो 3 घंटे की क्लास को 2 बार रिवाइज भी कर लिया। तुरंत अगर आपने कर लिया तो आप मान के चलिए कि सब याद है आपको। आपको लगेगा सर क्या रिवाइज करने की जरूरत है, सब तो याद है, लेकिन ये छलावा है करना, है ना। कितनी भी अंदर से फीलिंग आए अरे सब याद है, हो गया रिवाइज, 10 मिनट में हो गया, नहीं, प्रॉपर करना उसको ठीक से रिवाइज, आधा घंटा उसमें देना आप। ठीक है, और वैसे ही आधा घंटा आप सुबह में नेक्स्ट डे भी देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिवीजन वाली बात कि भाई इस तरीके से 2 बार हम रिवीजन करेंगे। क्लास के दौरान जो लाइव क्लास हुई थी, है ना, उसके दौरान, क्लास के दौरान या उसके बाद, ये मेरी स्वेच्छा पर है कि भाई मैं कई बार क्या होता है कि क्लास के दौरान ही सवाल दे देता हूं आपको कि आंसर राइटिंग करो। कई बार मैं आपको क्लास के बाद दे देता हूं कि आंसर राइटिंग कर लेना। कई बार आंसर राइटिंग टीम आपको दे देती है कि भाई आंसर राइटिंग कर लेना। ठीक है, तो आंसर राइटिंग टीम है जो हमारी कंटेंट टीम है, वो भी आपको सवाल एक प्रोवाइड करती है। वो उसी पर बेस्ड होगा जो मैंने मंडे टू सैटरडे आप शेड्यूल दिया है ना कि भाई मैं मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस लेने वाला हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मंडे टू सैटरडे मेरी तरफ से शेड्यूल जाएगा कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। तो जो मैंने उनको दिया उसी के हिसाब से वो आपको एक सवाल देंगे। ठीक है, और आप कोशिश करें कि उसको डेली बेसिस पर लिखें। ठीक है, मैं क्लास में भी दे सकता हूं और कोई भी ना दे तो आपकी खुद भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो खुद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए और उनको लिखना शुरू कर दीजिए। डेली एक आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पर आप एक आंसर लिखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आंसर लिखें। क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हो सकता है, टीचर के द्वारा दिया गया भी हो सकता है, और इसीलिए मैंने 1 से 2 कहा। तो एक अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए और एक जो टीचर ने दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 आंसर आपने लिखे
कोशिश ये करें कि 2 तक हो जाए, ना हो पाए तो कम से कम 1 तो करना ही करना है, डेली करना है, डेली, ठीक है। और ये आपको एक मेल आईडी दी जाएगी, उस मेल आईडी पर मेल आईडी दे दी जाएगी, है ना। मेल आईडी वैसे मैं बता ही देता हूँ, wawb@studyiq.com। यहाँ पर और या जहां पर वो सवाल आता है ऐप में, वहीं पर सामने उसका आंसर लिखने का अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो करना है वो ये है कि आप इस अटैचमेंट में अपलोड करेंगे उस आंसर को जो आपने लिखा है। कैसे लिखा है भाई, पन्ने पर लिखना है, ऑनलाइन नहीं लिखना है, आपको पन्ने पर लिखना है। पन्ने पर लिखने के बाद उसका फोटो खींचना है, फोटो खींचने के बाद उसको पीडीएफ में बदल लेना है, ठीक है। पीडीएफ में बदल लेना है, ठीक है। फोटो में भेजेंगे नहीं करेगा कोई चेक, कारण है उसका भाई, आप सोचिए आपने फोटो भेज दी 4, अब 4 पेज भेजे, 4 फोटो भेजी हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा पहली कौन सी है, दूसरा पेज नंबर कौन सा, तीसरा। आप कहोगे सर मैंने पेज नंबर उसमें लिख दूंगा तब भी नहीं, ठीक है। नो वन इज हैविंग दिस मच ऑफ टाइम कि आपका पेज नंबर देख देख करके सर्च करता, किसी के पास इतना समय नहीं है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, आपको चेक करानी है तो आप पीडीएफ में बना करके भेज दीजिए, तो एक साथ उनको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि यही करें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि भाई अटैच कर दें, जहां पर सवाल आया वहां पर अटैच कर दें, ठीक है। आप इसमें एक ही अटैच कर सकते हैं, एक ही अटैचमेंट में एक ही फाइल अटैच कर सकते हैं। एक ही फाइल से मेरा क्या कहने का मतलब है, एक ही फाइल एक होगी लेकिन उसके अंदर सवाल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए एक तो वो आंसर लिखा है जो टीचर ने आपको क्लास में दे दिया, हो सकता है आपने एक वो आंसर भी लिखा हो जो उन लोगों ने भेज दिया, कंटेंट टीम ने आपको भेजा है, हो सकता है आपने अपनी तरफ से भी 1-2 आंसर लिख दिया हो, तो 3-4 सवाल आपने लिखे हैं, तो उसका पूरे का सबका एक का पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ सिंगल होना चाहिए और उस एक सिंगल पीडीएफ को आप अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग टीम का उपयोग करके अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर राइटिंग टीम को आंसर राइटिंग करके आप बेहतर कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग टीम आपको जो आंसर है वो विद इन 48 आवर्स दे देती है, 48 घंटे के अंदर, 48 से 72 घंटे टाइम पीरियड है उनका, 72 घंटों तक के बीच में आपको दे देती है, ठीक है। ये वर्किंग डेज हैं, वर्किंग डेज। संडे आ गया तो इसको मत काउंट कीजिएगा, है ना। वर्किंग डेज, संडे आ गया या कोई छुट्टी का दिन आ गया तो उनकी भी तो छुट्टी है, वो कैसे करेंगे काम, तो आपको मिल जाता है। ये भी मैंने ज़्यादा लिखा है, 24 घंटे में ही मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड है जो वो उनका ये है कि भाई 48 से 72 घंटे तक हम, जैसे मान लीजिए लोड ज़्यादा आ गया तो उस केस में कई बार 72 घंटे तक चला जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये 24 घंटे के भीतर मोटा मोटा आपको मिल जाएगा ये आंसर, 24 घंटे में चेक होकर के कॉपी मिल जाएगी। उसमें आपको नंबर भी दिए जाते हैं और उसमें आपकी कमियां भी बताई जाती हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको नंबर ना दिए गए हों, अगर नंबर नहीं दिए गए हैं तो जानबूझ के नहीं दिए गए हैं, ठीक है। या तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं या तो बहुत खराब लिख रहे हैं, दोनों ही केस में नंबर हो सकता है वो ना दे कई बार, कि कहीं बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए और कहीं बच्चा डिमोटिवेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये है बात। तो वर्किंग डेज 24 घंटे के अंदर वर्किंग डेज में आपको आंसर मिल जाएगा, 48 से 72 घंटे के भीतर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आंसर राइटिंग तैयार होगी। मैंने कहा साथ साथ आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं, PYQ। ये जो PYQs हैं ये है जो ये भी आपको करना है। PYQs करने के लिए आपको कुछ PYQ डेली है जो आपके ऐप में दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ PYQ है जो वो आपके ऐप में अपलोड कर दिए जाते हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं। सॉरी, PYQ गलत लिख दिया मैंने, MCQ लिखना चाहता था मैं, ठीक है। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना टिक लगाने वाले, तो वो वाले क्वेश्चन है जो वो आपको ऐप में अपलोड किए जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक भी ले सकते हैं। आपको बुक्स का जो सेट मिला होगा उसमें ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनकेस किसी ने अगर ऐसा कोई बैच परचेज किया जिसमें आपको बुक्स नहीं मिली है तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं उसको सेपरेटली भी, है ना। किताबों का जो सेट है हमारा वो भी आप परचेज कर सकते हैं, या आपको मन नहीं है परचेज करने का तो ये प्रीवियस ईयर की बुक कहीं से मार्केट से आप उठा लेना, परचेज जरूर कर लेना, ठीक है। प्री की भी और मेंस की भी, दोनों की, है ना। इतनी चीज़ें आपको इस तरीके से आपको डेली बेसिस पर करना है। देखो अल्टीमेटली बात समझिए, अल्टीमेटली आप 2 ही बेसिस पर जजमेंट होगा आपका, पढ़ाई कितनी भी कर लें, रिवीजन कितना भी कर लें, अगर आप MCQs सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका प्री रुक जाएगा,
और अगर आप आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर नहीं करेंगे तो आपका मेंस रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मेंस में ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर जो आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं उनका लेवल बहुत हाई है, मैं अभी इतना नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उसका सॉल्यूशन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पीछे जो सवाल दिए हैं उन सवालों को हल करना शुरू कर दीजिए। धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाएगी कि छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने कहा कि सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ में की जानी है, आंसर राइटिंग भी साथ में की जानी है, रिवीजन भी साथ में ही किया जाना है, ठीक है। और लाइव क्लास तो होगी डेली बेसिस पर, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि इस तरीके से आपकी पढ़ाई है जो वो रेगुलर बेसिस पर एक क्रमबद्ध तरीके से होगी। अब एक और इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, वो है सीसेट, ठीक है। सीसेट, हाँ, अगर इनकेस कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मेंटर से कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान है ना, प्रॉब्लम की दशा में कि सर मेरा, बहुत बार बच्चे ना टीचर से ही पूछना शुरू कर देते। देखो, टीचर का काम अलग है, मेंटर का काम अलग है, ऑफिस का काम अलग है, सबका अलग अलग अपना अपना काम दिया है और यही होना भी चाहिए। अगर मिक्स कर देंगे तो फिर एक ही आदमी सब कुछ अगर कर रहा है तो फिर क्या है, हौच पौच हो जाएगा, बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करना है चीजों को। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि 3 से ज्यादा दिन हो गए आपको आंसर राइटिंग वो कॉपी नहीं मिली, आप मेंटर को बताइए, मेंटर कम्युनिकेट करेंगे। मेंटर कौन है? मेंटर बेसिकली अगर देखेंगे तो आपके और कंपनी के बीच में एक सेतु है ना, एक सेतु का काम कर रहा है ये मेंटर। और ये हर तरह की आपकी प्रॉब्लम, आपके ऐप में चल नहीं रहा है आपका ऐप, आप तुरंत मेंटर को बताइए, आईटी डिपार्टमेंट से कनेक्ट करवा के आपकी ऐप की सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। कि कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर भी, ऑफिस के दौरान, फंक्शनिंग के दौरान, पढ़ाई के दौरान, है ना, नॉन पढ़ाई के दौरान, तो आपको इस व्यक्ति को रीच करना है, मेंटर को, ठीक है। मेंटर को आप आंसर राइटिंग की कॉपी मत भेजना। आंसर राइटिंग की कॉपी के लिए एक आंसर राइटिंग टीम है एक्सपर्ट वाली, है ना। फिर वो वही वाली बात हो जाएगी कि आप, मेरा काम है पढ़ाना, आप मुझसे चाहते हो कि भाई सर आप ही कॉपी चेक कर दो, तो आप मेरे पास भेजोगे। अब इतने बच्चे अगर डेली बेसिस पर मुझे कॉपी भेज रहे हैं तो सोचिए मैं कॉपी ही चेक करता रहूंगा फिर, है ना। इसलिए ही क्या है कि आंसर राइटिंग टीम है जो वो उसके लिए डेडिकेटली बनाई गई है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं सीसेट के बारे में बात कर दूं। देखो, सीसेट एक ऐसा पोर्शन है जो कि प्री में आता है ना। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को सिलेबस वगैरह पता होगा, ठीक है। तो प्री में आता है और प्री में इसको पास होने के लिए मान लीजिए कि 27 या 28 मान लो, मोटा मोटा 27 दशमलव कुछ, यानी कि मोटा मोटा आप 28 मान लो कि 28 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, सही करते हो, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, और उस 80 क्वेश्चन में से अगर आपने 28 सही कर दिए तो आप पास की कैटेगरी में आते हो। लेकिन हम 28 को टारगेट लेके नहीं चल सकते। टारगेट हमें क्या लेना है इसमें? टारगेट हमें लेना है 50%, तो 80 है तो 40 सवाल। अब आप अपने आप को सबसे पहले जज कीजिए, जज करेंगे आप। और जज कैसे करेंगे अपने आप को? जब आप जज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या है कि पिछले गत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाइए, किसके? सीसेट के, और उनको लगा डालिए, उनको सबको सॉल्व कीजिए। जब आप सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद 2 घंटे के भीतर कीजिएगा, 2 घंटे में पेपर लगाइए पूरा, जो पास्ट में पूछा गया है वही पेपर लगाइए। और अगर आप पा रहे हैं कि सर मेरे 40 सवाल सही हो रहे हैं, तो उस केस में अभी आपको सीसेट नहीं करना चाहिए। सलाह है, बाकी आपके ऊपर है, सलाह है, ठीक है। अगर आप 50% अभी ला रहे हो, है ना, कि भाई बिना पढ़े भी सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा था और उस पर आ रहा है, क्योंकि तो बड़े सिंपल सवाल होते हैं, एक रीजनिंग है, अगर आपका दिमाग चल गया तो काम हो जाएगा, नहीं चला तो नहीं होगा, ठीक है। तो 40 सवाल अगर आपके आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई अभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि 30 से 35 की रेंज में है तो आपको कोशिश करना चाहिए, 30 से 35 की रेंज में है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत टारगेट करके कुछ क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए जहां से आपको आते भी हैं और गलत हो जा रहे हैं, उस वाले पोर्शन की पढ़ाई कर लीजिए और फिर उसको 40 पर ला करके छोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ाई को अपनी रोक दीजिए, किसमें? सीसेट के मामले में। अगर इनकेस आप 30 से कम है, 30 से कम अगर आपका जो स्कोर आया है वो 30 क्वेश्चन से कम आया है, 30 सवाल आपके सही नहीं हुए हैं, तो आपको साल भर पढ़ने की जरूरत है, पूरी साल। अब आपको पूरी साल पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे पूरी साल? सीसेट की विनीत तिवारी सर हैं, वो एक क्लास लेते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर लाइव क्लास होती है इसकी भी।
तो सीसेट की क्लास को ज्वाइन करो और जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं आपके में पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस है जो वो कंप्लीट कराया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं तो शुरुआत से लेकर के अंत तक आप उसको पढ़िए, अगर इनकेस ऐसी स्थिति है तो, ठीक है। अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप 40 क्वेश्चन पर हैं ऑलरेडी तो, ठीक है। कई बार ऐसा बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि शुरुआत में तो आपको बहुत हल्का लगेगा, अरे सर इतना सा पढ़ना था, इसको ऐसे ही हवा बना रखा था आईएएस को। नहीं, बात ये नहीं है कि शुरुआत में ऐसा लगेगा, कारण कि अभी एक ही सब्जेक्ट होगा आपका, जब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये पाइल अप हो जाएंगे पीछे, तो उनको भी तो रिवाइज करना है, तो फिर टाइम चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो इसलिए बाद में समस्या आएगी। तो आप जितना समय बचा पाओ उतना बचा लो, ठीक है। तो ये तो रही सीसेट की कहानी, ठीक है। एक चीज आपको जो अपने स्तर पर करनी है वो क्या है, अपने स्तर पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए, और सिलेबस को जब आप डाउनलोड करें तो फिर उसको 2 कॉपीज में डाउनलोड कीजिए, 2 कॉपी रखिए इसकी, है ना। 2 सेट निकलवा लो सिलेबस के। सिलेबस पूरा पूरा मत निकलवाना, मतलब कहने का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, नोटिफिकेशन में से जो सिलेबस वाला पोर्शन है बस उसको ही आप निकलवा लीजिए, 3-4 पेज का होगा बस, ठीक है। तो उसकी 2 कॉपी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, और 1 कॉपी रखिए अपनी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए, जहाँ पर टेबल लगी है तो उसके ऊपर उसको पेस्ट कर दीजिए, उसको चिपका दीजिए, ठीक है। और दूसरी आप कॉपी है जो वो अपने बैग में रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है आप लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, सिलेबस जब देखना होता है तो देखते नहीं है। दुनिया आपको कई बार ये भी बता रही होगी कि सर सिलेबस को पूरा याद करना है क्या, नहीं याद करना है, आप बस डेली देखना है उसको। ये एक अच्छी आदत है, डेली देखना है उसको, ठीक है। अच्छी आदत है, क्यों अच्छी आदत है? जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाई आपकी चल रही है, उस पढ़ाई को पहले आपको ये लिंक करना जरूरी है ना कि भाई मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ भी रहा हूँ कि कुछ भी पढ़ रहा हूँ। तो 2 चीजें हो जाएंगी, एक अगर आप सिलेबस को डेली देखेंगे तो और वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 है, इसमें ये सिलेबस है, तो कौन सा पोर्शन मेरा चल रहा है वो ठीक से चल रहा है, सारा सिलेबस टीचर सही से करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में कुछ और पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है उससे आप टीचर को चेक कर सकते हैं कि सर टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं तो आप एमसीक्यूज के माध्यम से भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, टीचर ने तो पढ़ाया लेकिन मुझसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका ठीक हो रहा है, आप आंसर लिखने में सक्षम है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही सिलेबस की बात कि सिलेबस भाई आपको जरूर करना है, रटना नहीं है। जैसे मैं करंट अफेयर आपको जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको डेली ढूंढना होगा कि ये जो करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ ये किस पेपर से लिंक करेगा, क्योंकि यूपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है, और उस पैटर्न के हिसाब से यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने इस नए पैटर्न के हिसाब से अपने आप में ये एक बदलाव ला दिया है कि यूपीएससी किसी एक सब्जेक्ट से सवाल ना पूछ करके लिंक करके सवाल पूछता है, ठीक है। लिंक बहुत ज्यादा करता है, मतलब कि एनवायरनमेंट है, उसको एनवायरनमेंट, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला जो पोर्शन है इसको लिंक कर देगा इकोनॉमी के साथ, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें पॉलिटी भी ऐड कर देगा, और फिर एक नया सवाल बनाएगा जो कि इन 3 अलग अलग विषयों में आपने अलग अलग जगहों पर पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात यह है कि अब ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि कैसे इस इंटरलिंक को तोड़ूं, ठीक है, कैसे इस इंटरलिंक को मैं समझ पाऊं, तो ये तो पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होंगी ये प्रैक्टिस से आएंगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को आपको डेली बेसिस पर देखना है, रखना है याद, और इसको अमल पे लाना है कि भाई ऐसा ना हो कि आपको जो कह दिया गया वो आपने बस आंख बंद करके फॉलो करा, नहीं, आप खुद भी अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पास तो आपको ही होना है ना, तो आप जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए, डेली बेसिस पर पढ़ाई कीजिए, किस आधार पर पढ़ाई होगी आपको पता ही है, जो जो सब्जेक्ट हैं वो ब्राउज़र में जो जैसे जैसे मेंशन है वैसे वैसे वो पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको बेसिक तौर पर आज पता होनी चाहिए थी, ठीक है। और क्या सवाल है जो आपके जहन में आ रहा है, आप में से जो भी क्वेश्चन करना चाहे वो पूछ सकता है, ठीक है, जो भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकता है। सर आप क्या पढ़ाएंगे? बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा जो
मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है मतलब आपकी, वैसे मैं जो आपको ये बता दूं, वैसे मैंने शुरुआत में बता दिया, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ मैं इस इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट में मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ाता हूँ। इस इंस्टीट्यूट में मैं आंतरिक सुरक्षा पढ़ाता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा पढ़ाता हूँ। और इसी इंस्टीट्यूट में मैं करंट अफेयर्स प्रोग्राम पढ़ाता हूँ। आपके इस बैच में मैं ये 3 चीज़ें खत्म करूँगा। ये वाला पोर्शन है जो वो दूसरे टीचर करेंगे। ठीक है, ठीक, अच्छे से समझ आ गया? ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ों का समाधान आपका किया जाएगा, या तो मेंटर के थ्रू होगा या तो टीचर के थ्रू होगा। बीच बीच में आपके साथ टेस्ट भी होंगे, बीच बीच में आपको टेस्ट भी देने का मिला करेगा मौका। और मोस्टली ये जो टेस्ट होंगे ये संडे के दिन होंगे। संडे के दिन है जो आपके टेस्ट होंगे। तो संडे को वैसे तो आप नॉर्मली अपने आप संडे को खाली रखिए। क्यों? क्योंकि संडे होगा आपका फुल रिवीजन का दिन। फुल रिवीजन का दिन है, जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसका रिवीजन करना है आपको संडे को, तो खाली रखिए। लेकिन इन केस अगर कभी टेस्ट वगैरह लिया है तो उस टेस्ट को आपको अपीयर होना है और उस टेस्ट में मतलब देना है। ठीक है, तो मेंस ओरिएंटेड मोस्ट जो पेपर होंगे वो भी देने हैं और प्री के टेस्ट होंगे। तो वैसे तो शुरुआत में मेंस के होंगे। ठीक है, प्री के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप जनवरी 2025 में आ जाएंगे, ठीक है, अभी अगर मैं कहूँ कि सॉरी जनवरी 2025 बोल दिया, फरवरी 2025 चल रहा है, और जैसे ही आप जनवरी 2026 में आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जनवरी 2026 से लेकर के मई 2026 तक, क्योंकि मई 2026 तक क्या है, मई 2026 तक क्या है, यहां पर आपका होता है प्री। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आपका शुरू हो जाएगा क्या? इस ड्यूरेशन में आपका शुरू हो जाएगा प्रीलिम्स, मतलब हम इसको SIP के नाम से बोलते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स। ठीक है, सक्सेस इन प्रीलिम्स शुरू हो जाएगा SIP। ये इसी का है, आपको अलग से परचेज नहीं करना, आपका SIP शुरू हो जाएगा। और इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब पेपर लगभग 75 के आसपास आपको टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि कहाँ मिलेंगे सर टेस्ट, कहाँ से परचेज करूं, नहीं, आपको 75 टेस्ट हैं जो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे SIP के टाइमिंग पर। और यहाँ पर दूसरी चीज, जो साल भर में पढ़ाया गया उसका आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा, लाइव क्लास के माध्यम से आपको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, SIP। और फिर लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जनवरी में आने के बाद ही आप टेस्ट लगाना शुरू करें, क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप शुरू से शुरू करें। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि डेली आपको 10 क्वेश्चन, 10 से 20 है जो वो MCQs लगाने हैं। तो जब ये वाला टाइम आएगा तो आपकी निखार आने लगेगा, क्योंकि आपको सॉल्व करना पहले से आता है। ठीक है, तो निखार आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप कहेंगे कि सर जब हम प्री पास हो जाएंगे तो क्या MRP होगा? बिल्कुल आपके लिए MRP होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और फीचर है इसी में, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। हम क्या करेंगे PRP के दौरान, कुछ बच्चों की जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पूरी साल, है ना, मेंटर से पता चल जाएगा किसकी अच्छी रही है किसकी नहीं रही है। तो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है प्लस जिनके टेस्ट में नंबर अच्छे आए हैं, टेस्ट में जिनके नंबर अच्छे आए हैं, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, तो उनमें से लगभग मान लीजिए कि 10% बच्चे ऐसे होंगे, जो टोटल हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनमें से 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस रेजिडेंशियल आवासीय कार्यक्रम के लिए बुलाया जाएगा। तो सारी तैयारी है जो वो आपको फिर यहीं पर रह करके करनी है। जो टेस्ट का ड्यूरेशन है इसी दौरान बुलाया जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया जनवरी से मई, इसी दौरान आपको प्री की तैयारी कराई जाएगी, मजबूत किया जाएगा, प्री पास कराया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, जैसे ही आप प्री पास हो जाएंगे तो आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आएगा। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भी आप, हर वो व्यक्ति जो प्री पास करेगा वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहीं रहना है और फिर आगे मेंस की तैयारी करनी है। यहाँ हमारा फोकस होगा MCQs पर, और यहाँ हमारा जो फोकस होगा वो होगा आंसर राइटिंग पर। क्यों? क्योंकि भाई प्रीलिम्स में आपको किस बेसिस पर जज किया जाएगा, MCQ सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते, और मेंस में आंसर लिख पाते हो या नहीं लिख पाते, इस बेसिस पर। ठीक है, तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आपको यहीं पर रहना, खाना, किताब, कॉपी, इंटरनेट, हर एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं पर पूरी की जाएगी। ठीक है, और जब आप ये पास हो जाएंगे तो फिर आपका IGP आ जाएगा,
IGP क्या है? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अगर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये क्या चीज़ है भाई? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आप में से वही लोग इंटरव्यू देंगे जो मेंस पास हुए हैं। तो जब मेंस पास हो जाएंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एंट्री हो जाएगी और इस दौरान आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा मॉक टेस्ट के बाद आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और फिर उस पर बेस्ड लगभग 300 प्लस से ज़्यादा सवाल वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, 300 से ज़्यादा सवाल हैं जो वो हम आपको देंगे ताकि आप जो संभावित प्रश्न है उनको पहले से तैयार कर सकें। ठीक है, और मॉक टेस्ट से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से आप फिर इंटरव्यू निकालेंगे और फिर आप IAS बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहेगा जो मुझे आपको बताना था। और भी कोई सवाल आप लोगों का हो तो आप मुझसे पूछें, बताएं। किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वो आप क्या है कि मुझसे पूछ लें। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई सवाल है जो आपको आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बताएं। सर, टेक्निकल प्रॉब्लम के बेसिस पर क्या करें? देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम का मैं आपको हल बता दूं। टेक्निकल प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? कोई भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सामना अगर आप कर रहे हैं, अगर क्लास के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, ठीक है, कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई आपको, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन से बाहर चले जाइए, है ना, लॉग आउट कर दीजिए और फिर दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। दोबारा से लॉग इन कर लीजिए तो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप दोबारा से लॉग इन करेंगे तो सब सही चलेगा। नहीं हुआ मान लो सही, तो उस केस में आपको एक बार हो सकता है ये सलाह भी दी जाए कि अपना जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कीजिए और फिर उसको वापस से इंस्टॉल करो, तो हो सकता है सही हो जाए आपकी प्रॉब्लम। फिर भी अगर नहीं सही हुई तो आपको अपने मेंटर साहब को बताना है और ये मेंटर आपको IT टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे और वो चेक कर लेंगे कि आपकी डिवाइस की समस्या है या कुछ और समस्या है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने पास सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। ठीक है, कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर बीच में आती है तो क्या, कैसे इसका समाधान पाएंगे, कैसे इसका समाधान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, हैंड रिटन नोट्स, यस, सही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स के बारे में आपको नहीं बताया, क्रक्स के बारे में आपको अभी नहीं बताया। ठीक है, क्रक्स और हैंड रिटन नोट्स, ये दो आइटम हमारे यहाँ और मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स और क्रक्स। क्रक्स क्या है बेटा? ये वही किताबें हैं, एक तरह से किताब का ही एक मतलब, देखिए, कोई भी बेस्ट चीज है जो किसी एक बुक में नहीं मिल सकती, तो आपको क्या मल्टीपल सोर्स को कलेक्ट करना होता है। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो NCERT भी पढ़नी पड़ेगी, खुल्लर भी पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन भी पढ़ सकते हैं, तो एक बुक में सारा समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन सब का मिश्रण मिला करके आपको दे दें तो उस केस में हमारी एक नई बुक बन जाएगी जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी। स्टूडेंट को जितना पढ़ना चाहिए वो हमने उठा करके उसको दे दिया क्रक्स की फॉर्म में। तो क्रक्स है जो, ये एक तरह से आपको, आपके लिए एक बुक है ना, जो PDF की फॉर्म में आपको डेली, मतलब वो मिलता रहता है डेली, आप शुरुआत में मिल जाता है, और जो क्रक्स आपको मिलेगा वो आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी बुक्स आपके पास मौजूद हैं तो बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्रक्स एक तरह से बुक्स का ही एक दूसरा रूप है जो कि PDF के फॉर्म में आपको दिया जाता है। हैंड रिटन नोट्स क्या चीज़ है? हैंड रिटन नोट्स क्या चीज़ है? हैंड रिटन नोट्स है जो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं कि आपके रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। पूरी क्लास जो मैंने की उसका एक शॉर्ट वर्जन, जो पूरी क्लास मैंने की उसका एक शॉर्ट वर्जन है जो वो आपको दिया जाएगा, मतलब जिस्ट दिया जाएगा, ताकि आप कम से कम समय में बेहतर तरीके से उसको रिवाइज कर सके। तो आपने क्लास के दौरान तो सब लिखा ही होगा जो टीचर ने लिखाया है, लेकिन एक एक्सपर्ट ने भी साथ में लिखा होगा और उस एक्सपर्ट ने क्या है कि शॉर्ट में अपने नोट्स बना लिए हैं और उन नोट्स को आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप अगर नहीं लिख पाए हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि शुरुआत में बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है, नहीं लगता है सब इंपॉर्टेंट है, सब लिख लो, सब नहीं लिखना है, कुछ लिखना है, जितना लिखना है वो आपको हैंड रिटन नोट्स में दिया जाएगा और उससे आप रिवाइज कर सकते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता था।
ठीक है, इतनी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर आज बताना चाहता था। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि सारे डाउट, अगर आपको आज डाउट आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जब भी डाउट आएगा तो आप तब सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी मैं ये बात मानता हूँ कि डाउट है जो वो शुरुआत में कैसे आ जाएगा, जब आप फॉलो करेंगे, शुरू करेंगे, तभी तो डाउट आएगा। तो एक बार फॉलो तो कीजिए। शुरू जब आप करेंगे तो आपको तरह तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ेगा, और जब सामना का समस्या आए तभी पूछ लीजिएगा, है ना। पूछने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एक टीचर है जिनसे आप पूछ सकते हैं, मतलब टीचर फैकल्टी आपको जो भी पढ़ा रही है उससे, और प्लस दूसरा आपके मेंटर है, इनको भी आप पूछ सकते हैं, इनको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, एक मोटा मोटा एक समरी मुझे बतानी थी कि हमारी और आपकी जो 1 से 1.5 साल की जर्नी है वो किस तरीके से चलने वाली है, क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे और क्या आपके उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, एटलस खरीद लीजिए। हालांकि जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे ही खुद ही, लेकिन सिलेबस को आप डाउनलोड करके अपनी टेबल पर एक पीस और एक कॉपी आपके टेबल के आपके बैग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जहां पर भी हो, जब भी हो, तो आप हमेशा उस सिलेबस को देख करके ये अनुमान लगा सकें कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं, और दूसरी बात कि मुझे ठीक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्रैक्टिस से। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर ली हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।